जय श्री राम मित्रों। मैं आपका ज्योतिष मित्र राकेश पांडे आज पुनः वैदिक इनसाइट्स अनवेल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, अभी हम सप्तम भाव पर ही चर्चा कर रहे थे और बहुत अच्छे वीडियोस कुछ बने हैं जो कि मांगलिक दोष परिहार पर भी हैं। मांगलिक विवाह मांगलिक से कब करना चाहिए, वैवाहिक जीवन पर गुरु और शुक्र के प्रभाव पर कैसा रहेगा, ये सब पर बहुत अच्छे वीडियो बन चुके हैं जो आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो अवश्य ही जाकर देखें। और साथियों, आज हम एक बहुत प्रचलित सिद्धांत पर चर्चा करेंगे जो कि ज्योतिष में बहुत प्रचलित है कि गुरु जिस स्थान में बैठता है उस स्थान की हानि करता है और शनि जिस स्थान में बैठता है उस स्थान की वृद्धि करता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि गुरु जिस स्थान में बैठता है उसकी हानि करता है, ये कब हमें मानना चाहिए और हमें कब यह नहीं मानना चाहिए। तो इसको हम आज अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि इस सिद्धांत को कैसे लगाना चाहिए और कैसे नहीं लगाना चाहिए। तो साथियों, जैसा हम और आप सभी जानते हैं कि गुरु एक परम नैसर्गिक सुग्रह है जो कि ज्योतिष में सबसे अधिक सुग्रह माना गया है। और जो गुरु है वो हमारे सबसे परम सुग्रह हैं और ये काल पुरुष की पत्रिका में भाग्य भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव के भी स्वामी हैं। गुरु हमारे धन के कारक हैं, गुरु हमारे संतान के कारक हैं, गुरु हमारे भाग्य के, हमारे धर्म के और हमारे लाभ के और बड़े भाई इन सब के कारक हैं। इसलिए गुरु का पत्रिका में अच्छा होना बहुत जरूरी है। और गुरु अच्छा है तो इन सब के संबंधित अच्छे फल मिलते हैं और गुरु खराब है तो इनसे संबंधित फल बिगड़ जाते हैं। तो चलिए साथियों, हम अपने आज विषय पर आगे बढ़ते हैं कि गुरु कैसे स्थान की हानि करेंगे और किन स्थितियों में गुरु होने से स्थान की हानि नहीं करेंगे। तो आज हम सप्तम भाव पर ही गुरु को स्थित करके लिखेंगे। तो मैं एक छोटे प्रेजेंटेशन के साथ आप लोग के समक्ष आगे बढ़ना चाहूंगा। समझने का प्रयास करते हैं कि क्या गुरु जिस स्थान में बैठता है उसकी हानि करता है। तो साथियों, जैसा हमने अभी चर्चा किया कि गुरु एक परम नैसर्गिक सुग्रह है और वैदिक ज्योतिष में इसे सबसे सुग्रह माना गया है। गुरु के बाद जो अगला सुग्रह है वह शुक्र है। तो साथियों, एक बहुत अच्छा ज्योतिषीय सूत्र है जो कि श्लोक के माध्यम से हमें मिलता है कि यो यो भावः स्वामी दृष्टो युतो वा सौम्यर्वा स्यातस्य तस्याभिवृद्धि। कि जिस भाव में उसका स्वामी बैठा हो या उस भाव को उसका स्वामी देख रहा हो या उस भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो उस भाव का शुभ फल मिलता है। तो ये बहुत अच्छा सिद्धांत है और इस सिद्धांत को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, जिसमें यह साफ साफ बता रहा है कि जिस भाव में उसका स्वामी बैठा हो या उसको देख रहा हो तो उस भाव के हमेशा शुभ फल प्राप्त होते हैं। साथ ही सुग्रह की दृष्टि हो तब भी उस भाव का शुभ फल मिलता है। तो साथियों, जैसा हमने समझा कि गुरु काल पुरुष की पत्रिका में भाग्य भाव का और द्वादश भाव का स्वामी है, क्योंकि जो काल पुरुष की पत्रिका होती है वो मेष लग्न की होती है और गुरु नवम भाव के स्वामी बनते हैं, इसलिए इन्हें भाग्य भाव का स्वामी कहा गया। और गुरु द्वादश भाव के भी स्वामी बनते हैं, इसलिए इन्हें द्वादशेश भी काल पुरुष में कहा गया। और ये जिस स्थान में भी बैठते हैं, आपका चाहे कोई भी लग्न हो, लेकिन गुरु इन दोनों स्वामित्व का प्रभाव लेकर निश्चित ही आपकी पत्रिका में बैठेंगे। और वो काल पुरुष के भाग्येश हैं तो भाग्येश का भी प्रभाव लेके बैठेंगे और द्वादशेश भी हैं, इसलिए द्वादश भाव का भी प्रभाव लेके बैठेंगे। तो द्वादशेश जिस भाव में बैठता है उस भाव की कुछ न कुछ हानि करने में सक्षम है और भाग्येश जिस भाव में बैठता है उस भाव के फलों को अच्छा करता है। तो यहाँ से चूंकि ये दोनों गुण धर्म लेकर उस भाव पे बैठेंगे, भले ही आपका कोई लग्न हो, काल पुरुष की पत्रिका हमेशा काम करती है। तो ये प्रभाव तो गुरु का आपकी पत्रिका में किसी भी भाव में बैठे रहेगा ही रहेगा। तो आज हम सप्तम भाव पे चर्चा कर रहे हैं। तो सप्तम भाव पे गुरु किसी भी लग्न की पत्रिका हो यदि बैठा हो तो ये दोनों प्रभाव तो गुरु के निश्चित रूप से ही वहां पे रहेंगे। साथ ही साथियों, गुरु एक परम नैसर्गिक सुग्रह है और सुग्रह भी अपने
नैसर्गिक चीजों को लेकर उस भाव में अवश्य बैठेगा, क्योंकि ग्रह अपने तात्कालिक और नैसर्गिक दोनों प्रभाव लेकर इसी भाव में बैठता है। तो गुरु की सप्तम भाव में स्थिति की जब हम चर्चा करते हैं, तो हमें कुछ बातों को अवश्य देख लेना चाहिए कि पत्रिका में गुरु सप्तम भाव में किस राशि में बैठा है। वह उच्च राशि का बैठा है, कि स्वराशि का बैठा है, कि मित्र राशि का बैठा है, कि शत्रु राशि का बैठा है, कि नीच राशि का बैठा है। क्योंकि अलग अलग राशियों में जब गुरु सप्तम भाव में बैठेगा, तो उसके फलों में, उस भाव के फलों में बदलाव आता जाएगा, एक जैसा फल नहीं मिलेगा। जब गुरु उच्च राशि का बैठेगा तो अच्छा फल करेगा। स्वराशि का तो अभी हमने सिद्धांत ही पढ़ा, मित्र राशि में भी अच्छा फल करेगा। लेकिन शत्रु और नीच राशि का यदि गुरु सप्तम भाव में बैठेगा, तो उस भाव का हानि करने में सक्षम हो जाएगा। और यह भी देखना है कि गुरु जब सप्तम भाव में बैठा है, तो कहीं वो अस्त तो नहीं है, क्योंकि अस्त ग्रह भी जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फलों की हानि करते हैं। फिर साथियों, हमें यह भी देखना जरूरी है कि गुरु किस भाव का स्वामी होकर बैठा है सप्तम भाव में। वह केंद्र का स्वामी बन के बैठा है, कि त्रिकोण का, कि त्रिक भाव का, कि मारक भाव का, कि त्रिषडाय भाव का। साथियों, आप जैसा जानते ही हैं कि पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव केंद्र भाव कहलाता है, और पहला, पांचवा, 9वां भाव पत्रिका में त्रिकोण भाव कहलाता है। छठा, आठवां, 12वां भाव त्रिक भाव कहलाता है, जिसे दुख भाव भी कहते हैं। दूसरा और 7वां भाव मारक भाव कहलाता है, और तीसरा, छठा, 10वां, 11वां मिला के उपचय भाव बनता है, और तीसरा, छठा, 11वां को त्रिषडाय भाव कहते हैं। तो किस भाव का स्वामी होके सप्तम भाव में गुरु बैठा है, यह हमें जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम इन बातों को नहीं समझेंगे और ध्यान नहीं देंगे, तो हम फिर गुरु बैठा है तो स्थान हानि करेगा, बस इसी तरह की बात करते रहेंगे। तो साथियों, हमें ये सब चीज को जानना और समझना जरूरी है। साथियों, फिर हम यह भी जानते हैं कि सप्तम भाव में यदि उच्च राशि का या स्वराशि का गुरु बैठा हो, तो हंस महापुरुष योग बनाता है। तो जो ग्रह किसी योग में शामिल हो जाते हैं, महापुरुष योग में शामिल हो जाते हैं, तो फिर वो बहुत अच्छा फल करते हैं। फिर साथियों, हमें यह भी देखना है कि गुरु पर किन ग्रहों की दृष्टि है, शुभ या अशुभ। क्योंकि ग्रह यदि अशुभ भी है, अशुभ स्थिति में भी बैठा है, अशुभ भाव का स्वामी होकर भी बैठा है, लेकिन यदि उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो उसकी अशुभता कम हो जाती है। और यदि शुभ ग्रह है, शुभ भाव का स्वामी है, और अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, 6, 8, 12 के भाव के स्वामियों की दृष्टि है, तो उसके शुभता में कमी हो जाती है। तो साथियों, इन बातों को भी देखना और समझना जरूरी है। तो मैंने एक पत्रिका बनाने का प्रयास किया है, जिसमें हम यह समझना चाहते हैं कि सप्तम भाव में गुरु स्थित है, तो भाव की हानि नहीं करेगा। वो क्या स्थिति होगी पत्रिका में जिसमें गुरु सप्तम भाव में बैठ के भाव की हानि नहीं करेगा। तो यहाँ पर साथियों, मिथुन लग्न की पत्रिका है, और गुरु यहाँ पे सप्तम भाव में बैठा है, जो कि धनु राशि का बैठा है, और उसकी मूल त्रिकोण राशि है। तो साथियों, अभी हमने एक बहुत अच्छा सिद्धांत जो समझा था कि जिस भाव में उस भाव का स्वामी बैठा हो, उस भाव के शुभ फल देता है। तो क्योंकि यहाँ पर गुरु बैठा है और अपने ही मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, तो इस भाव के गुरु बहुत अच्छे फल देगा। और फिर हमने अगला उसी में एक सिद्धांत साथियों समझा था कि जब शुभ ग्रह किसी भाव को देखते हैं, तो उस भाव के फलों को अच्छा करते हैं। तो यहाँ पर शुभ ग्रह शुक्र है, जो कि गुरु के बाद सबसे परम नैसर्गिक शुभ ग्रह है, और इस पत्रिका में तो पंचमेश भी हैं। और इसलिए जो गुरु पर जो शुक्र की दृष्टि आ रही है वो बहुत शुभ है, और साथ ही शुक्र की दृष्टि जो सप्तम भाव पे आ रही है, यह भी बहुत शुभ है। इसलिए गुरु की शुभता और बढ़ गई, और सप्तम भाव और भी अच्छा हो गया। इसलिए जब ऐसी स्थिति में गुरु होगा, तो इस भाव का नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो यहाँ पे हंस महापुरुष योग भी बन रहा है, दूसरा शुभ ग्रह से दृष्ट है, तीसरा अपनी ही राशि मूल त्रिकोण की बैठे हैं। तो इतने सब अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि गुरु इस स्थान की हानि करेंगे। फिर साथियों, अब हम एक पत्रिका समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें गुरु सप्तम भाव में ही स्थित हैं, लेकिन उस भाव की, सप्तम भाव की हानि करने में सक्षम हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो गुरु है नीच राशि का बैठा है, क्योंकि मकर राशि में गुरु नीच का होता है, और ये कर्क लग्न की पत्रिका है।
कर्क लग्न की पत्रिका में गुरु छठे भाव का स्वामी बनता है और नवम भाव का भी स्वामी बनता है। लेकिन इसकी मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में होने के कारण ये छठे भाव का अधिक प्रभाव लेके चलता है। इसलिए छठे भाव का स्वामी जब सप्तम भाव में बैठेगा, वह भी नीच राशि का बैठेगा, तो कितना ज्यादा इस भाव के फलों की हानि कर देगा। और फिर यहाँ पर तो बुध और सूर्य जैसे अशुभ ग्रहों की भी दृष्टि सप्तम भाव और गुरु पर आ रही है। बुध यहाँ पर द्वादशेश और तृतीयश भी है जो सूर्य के साथ बैठा है। और यदि कहीं ये अस्त भी हो गया हो, सूर्य से ज्यादा करीब हो 5 डिग्री के आसपास, तो बहुत ज्यादा अस्त का प्रभाव बुध पर हो जाएगा। लोग जरूर कहते हैं कि बुध पर अस्त का प्रभाव नहीं होता है, लेकिन जब बुध अशुभ ग्रह के साथ बैठेगा तो उसमें भी अशुभता आएगी, और अस्त होने से उसकी अशुभता कुछ न कुछ बढ़ेगी ही, कम तो नहीं होगी। इसलिए ऐसे बुध और ऐसे सूर्य की दृष्टि गुरु पर होने से गुरु की अशुभता और बढ़ेगी। तो जब गुरु ज्यादा अशुभ हो जाएगा, इस भाव के अशुभ फलों को बढ़ा देगा। तो साथियों, और यहाँ पर गुरु तो दिग्बल रहित भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि गुरु लग्न में दिग्बली होता है, और यहाँ पे दिग्बल से हीन भी है, तो गुरु का कमजोर भी हो रहा है गुरु बल से। तो इस प्रकार जब गुरु में बहुत सारे निगेटिविटी आते जाती है, तो उस स्थान में बैठकर गुरु उस भाव का हानि करने में सक्षम हो जाता है। तो साथियों, जब भी हम इस सिद्धांत को लगाएं कि गुरु जिस स्थान में बैठता है उस स्थान की हानि करता है, तो बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, बहुत सिद्धांतों को समझना पड़ता है। उसके बाद ही हम कोई निर्णय में पहुंच सकते हैं कि इस स्थान में बैठा गुरु इस स्थान का कितना नुकसान करेगा या नुकसान नहीं करेगा। तो साथियों, यदि आप लोग को यह अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा उत्साहवर्धन करें। जय श्री राम साथियों।